Morning students. In our previous chapter we have learned different types of forces. That was magnetic force, muscular force, electrostatic force, gravitational force, frictional force, ओके। लास्ट चैप्टर में हमने इतने अलग अलग फोर्सेस पढ़े थे। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सो रिमूव ऑल दीज फोर्सेस, वी विल डिस्कस फ्रिक्शनल फोर्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 12, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में अपनी साइकिल को लेके जा रहा है, साइकिल चला के जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में वो लगा रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ठीक है। मतलब मूवमेंट जो हो रहा है उसका राइट डायरेक्शन में हो रहा है। अब एक पर्सन आया, उसने उसको पीछे से पुश किया, क्या किया, फोर्स लगाया, पीछे से उसको साइकिल को धक्का मारा, तो क्या होगा, साइकिल क्या हो जाएगी, स्पीड में आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, और वो और तेज से जाने लग जाएगा। इसी को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो पर्सन था ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है अपनी साइकिल, ठीक है। अब ये जो दूसरा पर्सन था जो इस तरफ उसी डायरेक्शन में धक्का लगा रहा था जिस डायरेक्शन में वो साइकिल को लेके जा रहा है, तो स्पीड हो गई, साइकिल की स्पीड बढ़ गई। बट अगर ये पर्सन दूसरे एग्जांपल में ये साइकिल इधर लेके जा रहा है और वो दूसरा पर्सन उसको इधर से धक्का मार रहा है, ठीक है, साइकिल को इधर लेके जा रहा है और वो उधर से धक्का मार रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसने उसकी मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया। यहाँ पर समझ आया कि जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाया जाता है तो उसकी स्पीड, मोशन की स्पीड, मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। बट अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स जो है, जो दूसरा पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, जो मूवमेंट है, जो मोशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए। एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, उसको अच्छे से अब क्लियर करके समझते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड का सरफेस है। जब कोई क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर जब बैट से बॉल को हिट करता है तो बॉल ऐसे रोल करती हुई ग्राउंड पे आ जाती है, ठीक है। वो कुछ देर तक रोल करती है,
ठीक है। और उसके बाद कई बार होता है कि बाउंड्री से पहले ही बॉल आके रुक जाती है, देखा होगा आपने क्रिकेट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बॉल का मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ से ग्राउंड की तरफ से क्या लगाया जा रहा है, यहाँ से अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है, अपोजिंग फोर्स लगाया जा रहा है बॉल को रोकने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है ग्राउंड की तरफ से, यहाँ पर लगाया जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? क्या लगाया जा रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से ग्राउंड पर कुछ देर रोल करने के बाद बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है, रुक जाती है, ठीक है। इसी को हम आगे और समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एग्जांपल देखा कि अगर मोशन इस मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या हुआ, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट स्पीड्स अप, कि अगर मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स को अप्लाई किया जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की या बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट स्लोज डाउन एंड कम्स इन रेस्ट। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो स्लो हो जाएगी बॉडी या ऑब्जेक्ट और रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो यहीं से हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। लिखिए यहाँ पर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सरफेस, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है, द सरफेस अप्लाइज अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि हमने बॉल वाले एग्जांपल में देखा कि जब ग्राउंड के सरफेस पे बॉल मोशन में थी तो ग्राउंड ने क्या किया, उस पर अपोजिट फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से जो बॉल है वो स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गई, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सरफेस द सरफेस अप्लाइज अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स और वी कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पर देखा डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शन पे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज एक सरफेस है, ठीक है, मैंने ये बॉक्स लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स को इस सरफेस पे इस तरीके से इधर से फोर्स लगाऊंगी, क्या होगा, ये यहाँ पर आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि इस बेस का जो सरफेस है इसने अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इस जो ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। ये हो गई कि अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर से लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर ये इस साइड है और हमने इधर से फोर्स लगाया है इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर से लगेगा, लेफ्ट साइड से। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है
कि जो फोर्स है, मतलब ये जो हमारा बेस था, इसके ऊपर हमने बॉक्स रखा था, ठीक है। जब हमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन से लगा, एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और ये हमने अप्लाइड लगाया, अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने फोर्स इधर से लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड से लगा, बट अगर हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स हम इधर से कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर से लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन से। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, ठीक है, बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए। क्लियर? ओके। इसी को हम एक आपके डेली लाइफ आप देखते हो, फ्रिक्शन को और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप आगे चैप्टर में अच्छे से इंटरेस्ट ले सको कि क्या होता है फ्रिक्शन। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, है ना? कैरम बोर्ड खेलते हो? दिस इज द कैरम बोर्ड। यहाँ पर आप अपने जितने भी कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पर रखते हो, ठीक है, और यहाँ से आप स्ट्राइक करते हो उस कॉइन्स को, ठीक है। तो क्या होगा, देखा होगा आपने कि जब आप स्ट्राइक करते हो तो वो कभी कभार यहाँ पर आके रुक जाती है, यहाँ पर आके रुक जाती है ना, जाती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सरफेस पे, क्या होता है, आपने बुक में देखा होगा एग्जांपल, जब किसी सरफेस पे एक वुडन ब्लॉक रखा है, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है, जो आपका सरफेस है वो स्मूथ है और जो वुडन ब्लॉक का नीचे का बेस है वो भी स्मूथ है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं उसको जूम करके स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये हमारा हो गया किसका, टेबल या बेस का जो सरफेस है, ठीक है, या मैं टेबल लिख देती हूँ। टेबल का जो सरफेस है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, स्मूथ नहीं दिखेगा, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इरेगुलरिटी दिखेगी आपको इसके अंदर। इरेगुलरिटी मतलब स्मूथ नहीं है। ये तो हमारा हो गया टेबल का ऊपर का सरफेस, अपर सरफेस ऑफ टेबल, जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं बना रही हूँ इस वुडन ब्लॉक का बेस का सरफेस जो रखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका वुडन ब्लॉक का सरफेस, दिस इज सरफेस ऑफ बेस, सरफेस ऑफ बेस ऑफ वुडन ब्लॉक। क्लियर? अब क्या होता है कि जब हम किसी टेबल पे ब्लॉक रखते हैं, वुडन ब्लॉक, और जब हम उसको पुश करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो आगे स्टॉप हो जाता है, कुछ टाइम जाके मूव होके वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं एक्चुअल में, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, वहां पर जो बेस, जो टेबल का सरफेस का अपर सरफेस है जिसके ऊपर वो ब्लॉक रखा हुआ है, और जो बॉक्स का जो बेस है उसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, ठीक है। इसी को हम कैरम बोर्ड वाले एग्जांपल से समझेंगे कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको कॉइन्स को स्ट्राइक करते हो तो कॉइन नहीं जा पाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैरम बोर्ड का जो अपर सरफेस है, बोर्ड का जो सरफेस है, उसमें इस तरीके की इरेगुलरिटी होती है, और जो कॉइन्स है उसमें भी कुछ ऐसी इरेगुलरिटी होती है जो आगे जाके रुक जाती है, इसमें फंस जाती है, ठीक है, इरेगुलर शेप पे स्टक हो जाती है, फंस जाती है। और आपने देखा होगा कि जब आप उस पर पाउडर डालते हो, पाउडर डाल के खेलते हो ना, तो क्या होता है कि जब आप इसमें पाउडर डाल दोगे, बोर्ड के ऊपर जब आप पाउडर डाल देते हो तो वो इस इरेगुलरिटी को क्या कर देता है, फिल कर देता है, ठीक है। ये सरफेस क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, जिसकी वजह से कॉइन्स जो आसानी से आगे चली जाती है। समझ आ रहा है?
कि जब आप इस पे पाउडर डाल देते हो तो ये जो इरेगुलरिटी होती है इसके ऊपर वो फिल हो जाती है पाउडर से, और जब आप पॉइंट को स्ट्राइक करते हो तो वो डायरेक्टली यहाँ पर चली जाती है। क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक? तो ये होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि कॉज मतलब क्यों होता है फ्रिक्शन, क्यों हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर आता है, क्या रीजन होता है। तो रीजन यही होता है कि जो हमारा हम जो देखते हैं वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। स्मूथ हमें दिखता है सरफेस, बट उतना स्मूथ होता नहीं है, उसके अंदर इरेगुलरिटी होती है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है। ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन समराइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।